राधे राधे एवरीवन। आई होप कि आपके सारे की सारे क्लासेस जो है वो अमेजिंग चल रही होगी एंड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यू आर एब्सोल्युटली फॉलोइंग इन लव विथ बिजनेस लॉज। फॉर दोज पीपल हु आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आपका अपना सीए शशांक साबू। आप सब मुझे प्यार से शशांक भैया बुला सकते हो एंड आई वुड बी टेकिंग अप बिजनेस लॉज फॉर यू ऑल इन सीए फाउंडेशन। मैं होप करता हूं कि आपको मेरे क्लासेस कर बिल्कुल मजा आएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी दिमाग में सेट हो जाएंगे। और मेरा तो भैया एक ही मंत्र है कि अगर आप मुझसे जुड़ रहे हो, अगर आप शशांक भैया से जुड़ रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स को ताबड़तोड़ तरीके से निकालो। दैट इज द ओनली वांट आई हैव, दैट एवरीबॉडी हु इज सिटिंग बिहाइंड दिस screen and watching my lecture at this time is relevant, is important for me। आपका समय important है एंड आपके सपने जो आपको पूरे करने हैं। एंड फॉर एनी रीजन इफ समथिंग इज स्टॉपिंग यू, मेक श्योर दैट यू फाइट अलोंग एंड विल डू दिस टुगेदर। ठीक है, तो आपके शशांक भैया आपके साथ में है, तो आई होप कि आपके सेशंस और भी जोरदार जाएंगे। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड आई एम a chartered accountant by profession and a teacher by passion, and hence I am here in front of you all with the Unacademy team to make your lovely suffer not suffer anymore in English but a beautiful suffer of Hindi। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे खराब खराब जोक्स आते रहते हैं बट चलते रहता है, चले ठीक है। एंड इफ यू वांट टू एस योर सीए एग्जाम्स, आपके फेवरेट एडुकेटर्स के बुक्स भी अवेलेबल है जो कि आप खरीद सकते हो at exclusive prices, so you can always get the CA Foundation books of all the educators from the Unacademy, right? And अगर आपको मेरे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, आपके जितने भी टॉप लेवल एडुकेटर्स, आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबके क्लासेस इनके आपको पसंद आ ही रहे होंगे। अखिलेश सर हो या फिर मैं आपका शशांक भैया या फिर अंकित सर या फिर हितेश सर या फिर नकुल सर, अगर आपको इनकी क्लासेस ताबड़तोड़ लग रहा है, मजेदार लग रहा है, then in that case you can always join the संकल्प कॉम्प्रिहेंसिव बैच which will start from the 15th। अरे 15 तारीख हम शुरू करने वाले हैं और 15 तारीख तक ऑफर है भैया। कितना? 50% ऑफ 9 मंथ सब्सक्रिप्शन फॉर जस्ट ₹9,000 और ₹999 पर मंथ। भैया डिसाइड तो कर लिए हैं कि ज्वाइन करना है, क्या करें इसके बाद? फटाफट लिंक में जाइए जो कमेंट में लिखा हुआ है, वहां पे इस्तेमाल कीजिए, आगे जाके सब्सक्रिप्शन चूज करके साबू 10 और आपको मिल जाएगा 50% का डिस्काउंट। क्या मिल जाएगा? 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप डेमो क्लासेस देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, तो ये रहा आपका टाइम टेबल जो कि हम फॉलो कर रहे हैं फॉर पुटिंग ऑन द लेक्चर्स फॉर यू ऑल। नाउ पिछले 3 क्लासेस में हमने क्या क्या देखा सर? हमने सबसे पहले तो सीए के बारे में जाना, राइट? फिर लॉज का इंपॉर्टेंस समझा और हमारे लाइफ में एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अब मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलूंगा भैया, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल ऊपर सा हो गया है। तो आपको मैं अभी सीए स्टूडेंट्स तो चलो ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नजरों से आप देखो, आपकी आंसर क्वालिटी जो है ना वो भी इंप्रूव हो जाएगी व्हेन एवर यू ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ प्रोफेशनल, कि अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं सीए कर रहा हूं। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, in that case your professional quality in writing also will improve, right? तो हमने बिजनेस लॉस में देखा क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उसके पहले हमारे पास कई सारे दिमाग में डाउट्स थे, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन आवर हेड कि सर ये एक्ट कैसे बनता है, ये बिल क्या होता है, ऑर्डिनेंसेस रेगुलेशंस क्या होता है। फिर कई सारे कुछ कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स थे जो हमने खत्म किए थे, लाइक पेनल्टीज, याद है ना आपको? फाइन्स में कंफ्यूजन, सेक्शन नंबर्स कैसे होते हैं, सब सेक्शन क्या होता है, क्लॉजेस क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने पिछला क्लास में पढ़ा था। ना होप कि आपको मजा आया था। फिर हमने आपको एक छोटा सा शुरुआत दिया था फॉर आवर फर्स्ट एक्ट विच वाज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका हमने शुरुआत कर दिया था कि सर ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको जानना है कि आखिरकार ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भैया, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है भैया, समझ में आया क्या? आज हम लोग इन सभी शब्दों को एकदम मस्त तरीके से क्लियर करेंगे एंड आई होप कि आपकी ये टॉपिक जो है एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर इनैक्ट कब हुआ था? इट वाज इनैक्टेड ऑन द 25th ऑफ अप्रैल। साथ में बोलिए प्लीज, साथ में बोलिएगा। इट वाज इनैक्टेड ऑन द 25th ऑफ अप्रैल 1872। बट सर कमेंस कब हुआ? कमेंस हुआ ऑन द 1st ऑफ सितंबर 1870। सुनो, सेक्शन नंबर 1 जो है ना, सेक्शन नंबर 1
ऑलवेज टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ, कि सर ये एप्लीकेबल क्या है, ठीक है, एप्लीकेबल कहां है। सेक्शन नंबर 1 ऑलवेज टॉक्स अबाउट द टाइटल, कमेंसमेंट, ये सब भी है, पर अभी के लिए जानिए क्या है सर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ, कि सर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां पे एप्लीकेबल है। और आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। आप बोलोगे भैया तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनियन लिस्ट में फॉल करता है, ये तो हम लोग को आता ही है, इसके लिए अलग से क्यों बता रहे हो होल ऑफ इंडिया, इसमें कौन सी बड़ी बात। सुनो, पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये एप्लीकेबल नहीं था। हाँ, क्यों, हमारा स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, हमने बहुत प्यार से इसको बहुत संभाल के रखा है, ठीक है, तो उसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेफर डाले नहीं थे। बट उसके बाद आया कि क्यों भाई इतना स्पेशल क्यों, फिर तो बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो ना बात को, फिर तो बिगड़ जाएगा, इसलिए क्या लाया गया, आर्टिकल 370। और आर्टिकल 370 आते ही जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का वो हटा दिया गया, एंड नाउ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मजा आया, जानने को समझ में आया, यस सर, मजा आ गया, आगे बताइए। बट मेरा दिमाग में ना पिछला क्लास से एक ही डाउट चल रहा है, आई एम प्रीटी श्योर कि आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि भैया आपने लास्ट में तो बोल दिया एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और हमें बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स दे दिए, तो पहले वो बताओ यार, आप सेक्शन नंबर 1 तो बता दिए हो, बट पहले वो बताओ। ठीक है, सुनो सुनो क्या हुआ, सुनो ना बात को, कि मैं, ठीक है, यानी कि आपके अपने मैसेज भैया, ठीक है, और नकुल सर, जानते हो ना नकुल सर को, अरे वही अकाउंट्स के सर, अरे झकास वाले सर, नकुल सर है और मैं हूं, ठीक है, हमने बोला नकुल सर, और मैं चला गया दिल्ली नकुल सर से मिलने, और मैंने बोला नकुल सर मैं दिल्ली आ रहा हूँ। नकुल सर बोला आइए आइए, आप ही का इंतजार था, आइए। फिर मैंने बोला नकुल सर मैं आ रहा हूँ दिल्ली, बट पक्का से दिल्ली घुमाओगे ना। नकुल सर बोला घुमा देंगे, या दिल वालों की शहर है भाई, दिल है हमारे अंदर, आ जाओ आप घुमा देंगे पक्के से। मतलब पक्का ना, मैं आपके चक्कर में टिकट बना रहा हूँ, पक्का घुमा दोगे तो। नकुल बोला अरे यार 2 बार क्यों पूछ रहे हो यार, आओ आओ मस्त घुमाएंगे, ठीक है। मैं चला गया दिल्ली, नकुल सर को मैंने फोन किया, नकुल सर कहाँ हो, मेरे को दिल्ली घुमा दो। नकुल सर बोला आज मेरे क्लास है यार, अकाउंट की क्लास है यार, मैं थोड़े जोक्स मार रहा हूँ 2-3, और अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने हैं मुझे यार, समझे बात को। मैं बोला फिर कब फ्री हो गए, 2 घंटे बाद फ्री होता, 2 घंटे बाद फ्री होता। मैं 2 घंटे बाद फोन किया, अरे यार बहुत जरूरी काम आ गया ऑफिस में यार, अब तो नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत लग रहा है मेरे को। अब मुझे बताओ क्या, क्या मेरे और नकुल सर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना, और मैं बोल रहा हूँ नकुल सर को, नकुल सर ये बात तो गलत है, लेट्स मीट इन कोर्ट। अरे मजाक में बोल रहे हैं, सच में बता देते, ठीक है ना, ऐसे मजाक में बोल रहे हैं, ठीक है, लेट्स मीट इन कोर्ट। तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें एप्लीकेबल होगा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, जवाब अभी आपको हम देंगे। सुनो, कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले कि आपको फिर आपको बताना है कि मेरे और नकुल सर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, ये आपको अभी मेरा सारा कॉन्सेप्ट बताने के बाद में आपको बताना है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो ना, कि सर कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, और एक शब्द समझना है जिसको बोलते हैं ऑफर। क्या बोलते हैं सर उसको, ऑफर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले आपको एक शब्द समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम लोग ऑफर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने का जो सफर है उसका जो शुरुआत है वो होता है फ्रॉम द वर्ड ऑफर, ठीक है। जैसे एग्जांपल मेरे वाले केस में क्या था सर, मेरे वाले केस में मैंने नकुल सर को ऑफर दिया, मैंने नकुल सर को क्या दिया सर, मैंने नकुल सर को क्या दिया, मैंने नकुल सर को दिया ऑफर। ऑफर क्या चीज का दिया, कि सर सुनिए ना सर, मैंने बोला उन्होंने बोला हाँ, मैं दिल्ली आऊंगा तो घुमाएंगे ना, उन्होंने बोला हाँ घुमाएंगे। तो सबसे पहला शुरू किया गया, मैंने उनको ऑफर दिया कि वो आप मुझे दिल्ली में घुमाएंगे या नहीं घुमाएंगे, राइट। उन्होंने क्या कहा, हाँ हाँ घुमाएंगे, क्यों दिक्कत की बात क्या है सर, घुमाएंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, उस ऑफर को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, यानी कि सर एन ऑफर हैज टू बी एक्सेप्टेड फर्स्ट, द ऑफर हैज टू बी एक्सेप्टेड फर्स्ट, एंड जैसे ही कोई ऑफर जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाए, वो बन जाता है एक प्रॉमिस, क्योंकि प्रॉमिस तो कर दिया था, सर ने प्रॉमिस तो कर दिया था कि हाँ पक्का घुमाएंगे, दिक्कत की बात ही नहीं है। जैसे कि आप लोग भी बहुत सारा ऑफर देते हो ना, कि बहुत पसंद करते हैं आपको, ठीक है, सो लाइक आई सी अ स्पेशल फ्यूचर विद यू, सो लाइक डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय फ्यूचर। दूसरे वाले इंसान ने शर्मा के
कैसी बातें करते हो, शर्मा दिया मुझे, ठीक है, शर्मा दिया या फिर हाँ हाँ आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, इस तरीके का कुछ कुछ ये तो चलता है आजकल, ठीक है, रोमांस, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ये भी तो एक ऑफर है जिसको एक्सेप्ट कर दिया गया, और ये साथ में क्या बन जाता है, एक प्रॉमिस। क्या बन जाएगा सर, ये एक प्रॉमिस, ठीक है। तो व्हेन एन ऑफर इज बिग एक्सेप्टेड इट बिकम्स व्हाट सर, इट बिकम्स अ प्रॉमिस, राइट। अब प्रॉमिस के साथ में ना एक चीज और जुड़ना चाहिए, ठीक है। प्रॉमिस के साथ में क्या जुड़ना चाहिए, कंसीडरेशन। एक नया शब्द सिखा रहा है आपको, एक बार के लिए वापस बताइएगा, क्या बोला मैंने, इट शुड बी एडेड विथ अ वर्ड विच इज नोन एज कंसीडरेशन। क्या बोला मैंने, शब्द का नाम कंसीडरेशन। सर कंसीडरेशन का मतलब क्या है, सर कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। कंसीडरेशन का मतलब क्या समझा आपने, समथिंग इन रिटर्न। मतलब बताते हैं आपको, एग्जांपल के साथ बताते हैं, सुनो। मैं एक शॉप में गया, मैंने शॉप में एक सामान पसंद किया, ठीक है, मैंने शॉप में जाके एक सामान पसंद किया, मैंने शॉपकीपर को बोला सर वो सामान दे दीजिए मुझे, ठीक है, विल यू सेल मी दैट प्रोडक्ट। उन्होंने बोला डेफिनेटली सर, मैं आपको बेचूंगा। मैंने बोला कितना दाम लगेगा, उन्होंने बोला 40,000 रुपीज लगेगा। कितना लगेगा, 40,000 रुपीज लगेगा उस सामान का। मैंने बोला ठीक है सर। तो आप मुझे बताइए उसने क्या किया, उसने मुझे सामान दिया, उसने मुझे सामान दिया, उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे सामान दिया। और बदले में मैंने क्या दिया, उसने मुझे सामान दिया, बदले में मैंने दिया पैसे, ठीक है, उसने मुझे सामान दिया, बदले में मैंने दिया पैसे। मतलब कि यहां पे आपको लगता नहीं है दोनों पार्टीज एक दूसरे को बदले में कुछ दे रहा है, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, समझ रहे हो ना बात को। तो बदले में कुछ एक्सचेंज हो रहा है, बदले में क्या एक्सचेंज हो रहा है सर, जो शॉपकीपर था, जो सेलर था, वो मुझे सामान दे रहा था। सामान आते हुए दिख रहा है आपको, देखो सामान आते हुए दिख रहा है, हाँ सर सामान आते हुए दिख रहा है, ठीक है। और उसके बदले मैंने क्या दिया, मैंने कैश दिया। मैंने क्या दिया सर, मैंने कैश दिया, जो भी चेक गूगल पे जो भी है वो मैंने दिया, ठीक है। तो यहां से ऑफर आया, एक्सेप्ट किया, प्रॉमिस बन गया। क्या बना सबसे पहला वर्ड, प्रॉमिस। प्रॉमिस है पिंकी, प्रॉमिस, प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस के साथ में जैसे कंसिडरेशन आता, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। सर को मैंने बोला आप घुमाओगे, उन्होंने अगर घुमाने का दिया और मैंने बोला मैं सारे खर्चे उठाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गया, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। जैसे ही प्रॉमिस के साथ में कंसिडरेशन जुड़ता है, वो बन जाता है, वो बन जाता है, वो बन जाता है एक, एनी आइडियाज, अगर बाई चांस किसी को भी कोई भी आइडिया है तो बताइएगा। प्रॉमिस के साथ में कंसिडरेशन जब जुड़ता है, क्योंकि कई सारे ना मेरे पुराने बच्चे जो है ना वो भी देखते रहते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने पूछ लिया किसी को याद है या नहीं है, ठीक है। तो प्रॉमिस के साथ में जब कंसिडरेशन जुड़ता रहे तो मुझसे बन जाता है एक अग्रीमेंट। क्या बन जाता है, एक अग्रीमेंट। क्या बन गया सर, एक अग्रीमेंट, ठीक है, राइट, यस सर, बन गया एक अग्रीमेंट, ठीक है। बट अभी तक वो क्या नहीं बना है सर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है सर। अभी तक हमने ऑफर देख लिया, एक्सेप्टेंस देख लिया, प्रॉमिस देख लिया, कंसिडरेशन भी देख लिया, बट हमें डिसाइड तो करना है कि मेरे और नकुल सर के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट बना था या नहीं, वो देखते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब एक हस्बैंड एक वाइफ है, ठीक है, एक हस्बैंड एक वाइफ है। हस्बैंड चला गया बारगांव, बारगांव जानते हो ना, बाहर काम करने के लिए, और वाइफ से प्रॉमिस किया कि देखो मैं बाहर जाऊंगा, बहुत कमाऊंगा और आपको पैसे दूंगा, मैंने मैंने आपके पास में पैसे भिजवाऊंगा। वाइफ भी खुश, वाइफ ने बोला हाँ चलो ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ, अच्छा ही है, मतलब अच्छा ही है नहीं बोला, ठीक है, समझ गया ना। अब वो पैसे एक दो महीना तो भिजवाया, उसके बाद में महीना में पैसा भिजवाना बंद कर दिया, ठीक है, राइट, अंडरस्टूड। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे ऑफर था, हाँ, उसने ऑफर किया कि मैं बाहर चले जाऊं, एक्सेप्टेंस था, हाँ, प्रॉमिस बन गया, यस सर। कंसिडरेशन था, हाँ, वो बाहर जा रहा था काम करने तो उसको मंजूरी मिला, और यहां से पैसे मिल रहे तो कंसिडरेशन भी था, ठीक है। तो एग्रीमेंट तो है इनके बीच में, क्या है सर, एग्रीमेंट तो है इनके बीच में, ठीक है। मेरे नकुल सर के बीच में भी क्या था, एग्रीमेंट तो बन गया था। हम दोस्त लोग आपस में भी तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स करते हैं या नहीं करते हैं, कि यार अपन घूमने जाएंगे तो तू एक काम कर, तू सोडा पिलाना, मैं तुझे पुचका खिला दूंगा। तो इस टाइप का क्या हो गया, आपके ये एग्रीमेंट्स हो गए सारे के सारे, ठीक है। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने में एक बीच में क्या है सर, आपका एक सफर है। एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने में बीच में एक सफर है। सर क्या है सर, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको एक चीज ऐड करना पड़ेगा, जो कि है लीगल एनफोर्सिएबिलिटी। क्या बोला मैंने,
लीगल एनफोर्सेबिलिटी। ठीक है सर, ये लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या है सर? आप ना हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड वर्ड दिखा के ये दिखा रहे हो ना कि हमको आपको बहुत वर्ड आता है। अरे नहीं भाई, सुनो बात को। लीगल एनफोर्सेबिलिटी का मतलब है दैट देयर शुड बी अ लीगल इंटेंशन, मतलब आपके दिमाग में एक लीगल माइंड होना चाहिए, मतलब लीगल माइंड मतलब लीगल इंटेंशन होना चाहिए दिमाग में आपका। ठीक है ना सर? लीगल इंटेंशन का मतलब क्या है कि अगर बाई चांस दूसरे वाले इंसान, जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो ना किसी के साथ में, जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो ना दूसरे के साथ में, तो आपके दिमाग में ये उस समय होना चाहिए कि देखो अगर इसने एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया ना, इसने अगर ये जो वादा किया है इसको पूरा नहीं किया ना, तो मैं इसको कोर्ट लेके जाऊंगा। कहां लेके जाऊंगा भैया? क्या बोला मैंने आपको? मैं आपको कोर्ट लेके जाऊंगा। कहां लेके जाऊंगा? कोर्ट लेके जाऊंगा। इसको बोलते हैं लीगल इंटेंशन। मतलब यू आर कीपिंग अ लीगल बाइंडिंग कि अगर चीजें फॉलो नहीं हुआ मेरे हिसाब से तो मैं केस करूंगा आपके खिलाफ। इसको बोलते हैं लीगल इंटेंशन। यहां पे आके चीजें बहुत बदल जाती है, क्योंकि नकुल सर और मेरे बीच में इतना प्यार है, इतना मोहब्बत है। क्या आप सोच सकते हो कि मैं उनको जेल में लेके जाऊंगा? कैसा बेशरम लोग है। हाँ हाँ बोल रहे हो बेशरम, ऐसे थोड़ी ना होता है, सबको नहीं बताते। ठीक है, ठीक समझ रहे हो ना बात को? तो अब मैं ये आपको बोल रहा हूं कि क्या मैं उनको जेल लेके जाऊंगा? द आंसर इज व्हाट। नहीं 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 नहीं, जैसे मुझे कहा गया, मुझे जैसे मुझे पूछा गया कि क्या आपके दिमाग में लीगल इंटेंशन था कि अगर सर बात नहीं मानेंगे तो आप उनको कोर्ट में लेके जाओगे? मैंने बोला ना बाबा ना, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, इन दैट केस मेरे और नकुल सर के बीच में एग्रीमेंट तो बन गया। क्या बन गया? अग्रीमेंट तो बन गया, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। ठीक है, एग्रीमेंट तो बन गया बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। ठीक है, समझ है ना बात को? तो एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बीच में क्या होना चाहिए? लीगल एनफोर्सिबिलिटी। लीगल एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? क्या है सर? लीगल इंटेंशन होना चाहिए, राइट? एंड देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया आपको? ऑफर से शुरू होता है ये जर्नी, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। अब प्रॉमिस के साथ में क्या जुड़ जाता है? कंसिडरेशन। क्या सबसे कहा है मैंने आपको? कंसिडरेशन, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। इट बिकम्स व्हाट? एन एग्रीमेंट। बट एग्रीमेंट तो बहुत सारे होते हैं। जैसे एग्जांपल वो जो हस्बैंड वाइफ वाला एग्जांपल दिए थे, उसमें क्या वाइफ का लीगल इंटेंशन था क्या कि पैसे नहीं देगा तो कोर्ट लेके जाऊंगा? क्या ऐसा इंटेंशन था? द आंसर इज व्हाट? नहीं सर, ऐसा इंटेंशन नहीं था। एंड उसके बाद क्या बन जाता है सर? एक बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाता है सर? बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कब? जब उसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी जुड़ जाता है। तो वेन एवर एन एग्रीमेंट is there with a legal enforceability, it becomes a contract. ठीक है, it becomes a कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे बताइए, जो मैंने आपको कल बहुत सारे सवाल पूछे थे उनका आंसर मुझे आज आपको बताना पड़ेगा कि सर सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो हस्बैंड वाइफ वाला एग्जांपल दिए आपको, क्या वो एक कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज नो सर, वो एग्रीमेंट्स रह गए। इनफैक्ट दिस आर डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट्स एंड दिस विल नॉट बी टर्म्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस विल नेवर बी टर्म्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नंबर टू वाज कि जो टेनेंट का बात किया था मैंने, आपको याद है टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड का? मैंने ऑफिस जो है वो भाड़े में दिया है, अगर दूसरे वाले इंसान ने मुझे भाड़ा नहीं दिया, आपको नहीं लगता है कि उसके खिलाफ केस हो सकता है? द आंसर इज यस। यानी कि सर एग्रीमेंट तो था, ऑफर दिया मैंने कि आप मेरा जगह को लोगे, मैंने कहा हाँ लेंगे, एक्सेप्टेंस भी हो गया, दैट मींस इट बिकेम अ प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ में उसने मुझे जगह दिया और बदले में मैंने क्या दिया उसे? पैसे। उसने मुझे जगह दिया, बदले में मैंने क्या दिया? पैसे, यानी कि कंसिडरेशन भी है, दैट मींस इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। और अगर मुझे उसने टाइमली रेंट नहीं दिया तो क्या मैं उसके खिलाफ केस फाइल करूंगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, हेंस इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली सेलर और बायर के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, इट विल ऑल्सो बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहां पे भी लीगल इंटेंशन रहता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? जब मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहा, आप समझिए बात को। सबसे पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा ना कि आखिरकार ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। बिकॉज द मोमेंट यू अंडरस्टैंड, द मोमेंट द कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इज इनसाइड योर वेन्स, ठीक है, इट इज इनसाइड योर वेन्स, समझ रहे हो ना? अगर यहां से कट करेंगे ना तो खून के जब में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा। क्या प्रूफ करके दिखाइए? नहीं दिखाना भाई। ठीक है, मतलब समझ रहे हो आप, मन से ले लो। ठीक है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिख लेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज्यादा जरूरी है, आपके वेन्स में होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कि ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। बिकॉज वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द फैक्ट दैट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली देन वी कैन से ना कि हाँ ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, देन देयर विल बी अ लीगल एनफोर्सेबिलिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। गेटिंग इट? तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आया क्या? मैंने बताया ये बात को।
ठीक है सर, एक कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन में बताओगे क्या? ये रहा देखिए सर, डेफिनेशन दिया हुआ है और हर डेफिनेशन किसमें दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 2 में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन समझिएगा कौन सा में है? सेक्शन 2। बताओ क्लॉज है या सब सेक्शन है? इसमें क्लॉज है या सब सेक्शन है? मुझे बताइए एक बार के लिए आप लोग। ठीक है सर, आंसर क्या है? इट इज अ क्लॉज। ठीक है, तो टू क्लॉज एच, क्योंकि आपस में रिश्ता नहीं होता है, इट इज टू क्लॉज एच। सर कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे बाकी डेफिनेशंस भी हम लोग पढ़ेंगे आराम से, उसका टेंशन मत करो। पर आप मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और आपको पता है कि एग्रीमेंट बनने के लिए क्या चाहिए? ठीक है ना, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बिकम्स एन एग्रीमेंट। ठीक है ना, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सर एनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या है? intention is to create a legal obligation. When the intention is to create what? A legal obligation. When the intention is to create what? A legal obligation, उसे हम लोग बोलेंगे as, और एग्रीमेंट में लिख दिया था मैंने ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। इनफैक्ट मैं आपको ना मन का आपका आंसर नहीं बता रहा हूं, ठीक है, व्हेन यू रीड द फॉर्मल नोट्स आल्सो इन द नेक्स्ट क्लास, देन आपको दिखेगा कि 2 क्लॉज एच के तहत एनी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ विल बी टर्म्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, विल बी टर्म्ड एज व्हाट? अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यानी कि आप मुझे बताइए क्या सारे के सारे एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स? आप मुझे बताइए क्या सारे के सारे एग्रीमेंट्स जितने मैंने किए थे, बहुत सारे एग्रीमेंट्स में करते हो ना, बहुत सारे वादा आप करते हो, समझ है ना बात को, बहुत सारे वादे आप करते हो, तो क्या आप मुझे बताइए सारे के सारे वादे जो आपने एग्रीमेंट्स किए हैं क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे? द आंसर इज नो सर, वो सारे वादे जो है उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बोल सकते। यानी कि सर all the agreements won't be contracts, but can you say that all the contracts that you make, all the contracts that you make will be an agreement? The answer is absolutely yes sir। सर इसका मतलब कंक्लूजन क्या समझ में आया सर? कि सर एग्रीमेंट्स जो है ना, एग्रीमेंट्स वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। एग्रीमेंट्स क्या है सर? एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, कई सारे सर डोमेस्टिक डिस्कशन, सोशल डिस्कशंस भी एग्रीमेंट हो सकते हैं। दे कैन बी सोशल या फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, देयर कैन बी सोशल या फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स ऑल्सो, बट विल देयर बी एनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स? द आंसर इज नो सर। दैट मीन्स एग्रीमेंट्स हैव अ वाइडर स्कोप, एग्रीमेंट्स हैव अ वाइडर स्कोप, व्हाइल कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़ा नैरो रहता है। कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़ा नैरो रहता है क्योंकि जो एग्रीमेंट में लीगल इंटेंशन होता है केवल वही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। सारे रिश्तों को हम, सारे जो रिश्ते हैं वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाए जरूरी नहीं है, इसलिए रिश्ते तो बहुत सारे हैं, मैरिजेस इतना सर बहुत डीप हो रहा है सर बात। ठीक है नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो विल द एग्रीमेंट्स विल बी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट्स? ठीक है, द आंसर इज नो सर, ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन फैक्ट एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी दैट ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट तो होना ही पड़ेगा, बिना एग्रीमेंट बने कॉन्ट्रैक्ट बनना पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, इसमें एग्जांपल देख लो एक बार के लिए। एग्जांपल नंबर 1 में था कि दो इंसान लोग घूमने जा रहे हैं, शाम को घूमने जाए, और बाय चांस अगर एक जन ने मना कर दिया कि नहीं शाम को घूमने नहीं जा सकते, तो उस केस में आप मुझे बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? कैन दे सूट अगेंस्ट, देखिए कैन दे सू अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि क्या एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज नो, उसको बोलते हैं सू। ठीक है, क्या कहता है? सू। ठीक है, सोशल एग्रीमेंट्स है ये, एंड दे आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंडली, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड चांद तारे तोड़ लाऊंगा, आगे जाके आपको समझ में आएगा कि ये सब जो चांद तारे हैं ना, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का, तो चांस ही नहीं है बनने का। बट अगर मान ले एक बार के लिए ये चांद तारे तोड़ के भी लेके आ जाएगा, ठीक है, तो भी क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज नो सर, ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते। एंड एग्जाम्पल नंबर 3, जो मैंने एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दे दिया है, कि एक इंसान है जिसने दूसरे इंसान को ऑफिस स्पेस दिया रेंट में फॉर ₹20,000। ठीक है, क्या वो सूट फाइल कर सकता है? द आंसर इज यस सर, क्योंकि ये आपस में क्या है? ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। परफेक्ट है बिल्कुल, यहां तक ये मैंने आपको सब कुछ करा दिया है कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन विथ लीगल इंटेंशन बिकम्स व्हाट? अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? तो एक बार के लिए पहले कंफर्म करिए सब लोग कि आप सबको मेरे सारे टॉपिक्स जो है एब्सोल्युटली क्लियर हुआ है या नहीं। आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छी तरीके से मक्खन लेवल पे क्लियर हुआ है नहीं? अगर आपको मक्खन लेवल पे क्लियर हो गया है तो नीचे कमेंट लिखिएगा एज मक्खन। भैया पूरा कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्या हो गया था? मक्खन। देखिए हम जो पढ़े थे वही लिखवा रहे हैं, रेगुलर क्लासेस में तो आप लोग लिखोगे भी क्लासेस में प्रॉपर्ली। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स
आर एग्रीमेंट्स। क्या लिखा हुआ है? ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। बट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एग्रीमेंट्स क्या बनेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। ठीक है, यस सर। ना सर, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो आप समझा दिए हमें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझा दिया। देखो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो भी इन जनरल बहुत सारे हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ सही कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और कुछ क्या पता गलत कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सर मतलब देखो, मैंने मैंने मैं अपना एग्जांपल ले लूंगा, फिर आप लोग बोलोगे भैया ऐसे ऐसे काम करते हो आप। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो। अब एक इंसान है, से एक इंसान है जिसका नाम है एबीसी। किसी का नाम भी क्यों ले भाई। एबीसी ने दूसरे वाले इंसान को, ठीक है, एबीसी ने दूसरे वाले इंसान, यानी कि सोचो मान लो रानकू, ऐसा कोई नाम ले ले, होता नहीं किसी का। ठीक है, एबीसी ने रानकू को एक ऑफर किया कि सुनो, मुझे एक इंसान पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि तुम उसे मेरे रास्ते से साफ कर दो। अरे मतलब जो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाला था ना, उससे उसको दूर करने का। आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं। ठीक है, उसको मेरे रास्ते से साफ कर दो। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पीछे आए। ठीक है, रानकू को ऑफर क्या दिया? ऑफर दिया क्या चीज का? कि उसको रास्ते से साफ कर दो। रानकू ने बोला सर बॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, मैं तो रेगुलर का है। ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। इट बिकम्स अ व्हाट? प्रॉमिस। बोला पक्का कर दोगे? बोला हाँ सर पक्का कर देंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये तुम काम करो, मैं तुम्हें इसके बदले 50,000 रुपए दूंगा। कितने रुपए? 50,000 रुपया। ठीक है, बाई चांस उसने किया या नहीं किया छोड़ो। ठीक है, इनके बीच में क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। बट आप मुझे बताइए जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक है, या फिर एग्रीमेंट रह गया, आप मुझे बताइए क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड है? आप मुझे बताइए क्या ये वैलिड है? क्या इसमें जो कंसिडरेशन पे हो रहा था, समथिंग इन रिटर्न पे कर रहा था, क्या वो वैलिड था? कुछ 50,000 रुपीज का काला धन दे रहा था उसको, 50,000 रुपए का काला धन दे रहा था। क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? द आंसर इज व्हाट? नो। क्या ये सही एक्सेप्टेंस हो रहा है? द आंसर इज नो। क्या ये ट्रांजैक्शन इन जनरल वैलिड है? द आंसर इज व्हाट? नो सर, ये तो मैं सुन नहीं सकता सर, सुबह सुबह का बात है। सुबह सुबह वीडियो देख रहे हैं और आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर। दिस इज नॉट अलाउड। दैट इज वाई सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्ट्रैक्ट्स आर व्हाट? दे आर वैलिड इन नेचर। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्ट्रैक्ट्स आर व्हाट? वैलिड इन नेचर। ठीक है, तो द कॉन्ट्रैक्ट आर व्हाट? वैलिड इन नेचर। दैट मींस वी हैव टू नो what conditions have to be fulfilled, what are the essentials which are required to convert a contract into a valid contract. तो सुनो, for understanding the essentials of a valid contract को समझना पड़ेगा कि ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ सबसे पहले, एंड इसको किस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, जब भी हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड देखेंगे, ठीक है, तो ये है अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पॉइंटर्स दिए हुए हैं विच सिग्निफाई द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बट सेक्शन 10 में तो दिया हुआ है, साथ साथ में बाकी जगहों से, बाकी जो एक्ट है, बाकी जो लॉ है, उसमें से भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, सर्टेन एक्स्ट्रा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, इनको ही हम पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक? यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, यू हैव सेक्शन नंबर कौन सा बताओ साथ में? सर सेक्शन नंबर याद करना है क्या? जितना हो सके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, ठीक है, उनको याद करना बहुत जरूरी है। सेक्शन नंबर 10। ठीक है, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 जो है वो बताता है आपको द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। राइट ना, उसमें क्या कुछ सेक्शंस में दिया हुआ डायरेक्टली, सेक्शन नंबर 10 में डायरेक्टली दिया हुआ है, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स है जो कि हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है सर, कौन से पॉइंटर्स? समझो बात को। नंबर 1, हम लोग बाकी पॉइंटर्स पढ़े सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, क्या है सर? दैट एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट दे शुड बी हाउ मेनी पार्टीज? दे शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। ठीक है, दैट मींस टू मेक एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यू नीड हाउ मेनी पार्टीज? आप मुझे बताइए, यू नीड हाउ मेनी पार्टीज? यू नीड एटलीस्ट 2 पार्टीज, एंड इट इज वेरी नेचुरल ना। अरे मैं क्या अपने आप से ही कॉन्टैक्ट करूंगा क्या कि अच्छा सुनो ना, बिजनेस लॉस पढ़ाओगे? हाँ, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5,000 में पढ़ाओगे? हाँ, पढ़ा देंगे।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? जितना दो उतना में पढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं है। पक्की बात तो पढ़ा दोगे? अरे भाई क्या खुद से बातें करूंगा क्या? अगर खुद से बातें करने लग जाऊंगा तो लोग बात कुछ और समझेंगे। बात को समझो ना, बात को यार। तो क्या मैं खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लूं क्या? द आंसर इज व्हाट? नो सर। ठीक है, दैट मीन्स वन पार्टी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। ठीक है, वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है, मिनिमम हाउ मेनी पार्टीज आर रिक्वायर्ड? एटलीस्ट टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड। एटलीस्ट हाउ मेनी पार्टीज आर रिक्वायर्ड? एटलीस्ट टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हाउ मेनी पार्टीज मिनिमम चाहिए? कितना पार्टीज चाहिए भैया? दो पार्टी तो मिनिमम चाहिए। सर जब दो पार्टी का हम बात करेंगे तो कौन से पार्टीज होंगे? सर एक तो हो सकता है वो नेचुरल पर्सन। ठीक है, जिसको आप चुंटी करो काटोगे तो दर्द होगा, ये जिसके आंख से आंसू आएंगे, जिसको ऐसे करेंगे तो खून निकलेगा। क्या ऐसे? हाँ ठीक है, निकलता है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक तो हो गया नेचुरल पर्सन के बीच में, एक हो गया आपका आर्टिफिशियल पर्सन के बीच में। सर ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? जैसे हो गया आपका कंपनीज, सुना ना, जैसे हम रिलायंस ने, अंबानी बोला सॉरी, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज मेड अ डील विथ से आईसीआईसीआई, मान लो। ठीक है, तो इनके बीच में डील हुआ, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन। इनका तो क्या होता है? नेचुरल पर्सन थोड़ी ना ये लोग। ठीक है, ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो इनके बीच में भी क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। ठीक है, तो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज कैन बी नेचुरल पर्सन, और दे कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन, या फिर दे कैन बी फिक्टिशियस पर्सन ऑल्सो। व्हाट सर? फिक्टिशियस पर्सन मतलब अरे ये सुपरमैन बैटमैन, क्या इनके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट मान ले क्या? कि मैं बोलूं कि अभी मेरा ना आयरन मैन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मान लोगे क्या? द आंसर इज व्हाट? नहीं सर, नहीं मानेंगे, बिकॉज फिक्टिशियस पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर, क्योंकि वो तो काल्पनिक है ना भाई, वो तो काल्पनिक है। अंडरस्टूड? तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक इंसान को आपने फ्लैट रेंट में दिया, से राम एंड श्याम। ठीक है, राम ने फ्लैट श्याम को दिया, क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस सर, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये दोनों कैसे लोग हैं बताइए। आप बोलोगे भैया अच्छे लोग हैं, अरे भाई अच्छे लोग का बात नहीं कर रहा भाई, मैं ये पूछ रहा हूं कि कैसे लोग हैं, मतलब नेचुरल पर्सन है या नहीं? द आंसर इज व्हाट? यस सर, ये नेचुरल पर्सन है, इसीलिए इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या होगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ये, वापस से मैं राम ही कर देता हूं। ठीक है, राम जी है। ठीक है, तो राम है, वो अडानी के शेयर्स को परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अडानी के शेयर्स को परचेज कर रहे हैं। एक नेचुरल पर्सन है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। वेरी गुड। तो ये क्या होगा सर? ये भी एक क्या है सर? ये भी एक सर है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये भी क्या है सर? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सीलेंट। और रिलायंस ने आपको पता ही होगा कैंपा कोला के साथ में डील किया था, याद हो ना? अभी तो आने भी लग गया स्टोर्स में आई बिलीव। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, ये दो आर्टिफिशियल पर्सन लोग मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस सर, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो यानी कि नेचुरल पर्सन भी चलेगा, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन भी चलेगा, दो आर्टिफिशियल पर्सन भी चलेगा, बट फिक्टिशियस पर्सन नहीं चलेगा। अंडरस्टूड यहां तक? बिल्कुल, यहां तक पूरी चीजें बिल्कुल क्लियर है या नहीं? मुझे इतना बताओ आप लोग। ठीक है, तो हाँ जी सर, बुक में देखो एक बार के लिए, बुक में क्या लिखा हुआ देखो एक बार के लिए। ठीक है, हम एक बार नोट्स को रेफर करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि एटलीस्ट कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कि पहले कितना चाहिए आपको? दो पार्टीज तो एटलीस्ट चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ? वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। अरे मैं खुद से क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लूं क्या? द आंसर इज व्हाट? नहीं सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एटलीस्ट कितने पार्टीज चाहिए आपको? दो पार्टीज चाहिए, एक पार्टी जो ऑफर करता है, दूसरा पार्टी जो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सेल्फ लव इज नॉट अलाउड। हाँ, आइए नेक्स्ट, एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो नेक्स्ट सुनो, नेचुरल पर्सन के साथ में हो सकता है, ये सब पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया। देखो अब आपको मैं पहली बार आपका बोनी होने वाला है भाई, एक बार खुश हो जाओ, एक बार सेलिब्रेशन का मोमेंट है भाई। क्यों सर? क्या सेलिब्रेशन का मोमेंट है सर? एकदम एक्साइटमेंट हो रहा है। अरे पहली बार आप केस स्टडी पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो? केस स्टडी पढ़ने वाले हो। ठीक है, कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते पढ़ते भी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते पढ़ते, रूल्स पढ़ते पढ़ते भी कंफ्यूजन आता है, तो लोग बाग किसका मदद लेता है बताओ? मैंने बताया था ना आपको, किसका मदद लेते हैं? दे गो टू द जुडिशरी। तो वैसे ही कुछ मैटर हो गया था, किसके किसके बीच में? स्टेट ऑफ गुजरात वाला, गुजरात स्टेट लड़ाई किया ना ना ना, टैक्स सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने केस किया था किसके अगेंस्ट? रमनलाल एस एंड कंपनी के बीच में केस हो गया था। केस हो गया भाई, किसके साथ में? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी के बीच में केस हो गया भाई। मैटर हो गया, मैटर। सर क्या मैटर हो गया? सुनो, अब रमनलाल एस एंड कंपनी जो था वो था एक पार्टनरशिप फर्म। रमनलाल एस एंड कंपनी क्या था सर? पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो अगर सारे बच्चे मेरे हैं जो जो ट्वेल्थ में भी पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, आई बिलीव कि अकाउंट्स के सर हमारे नकुल सर से भी आप
डेफिनेटली पार्टनरशिप पढ़ रहे होंगे। तो जब आप पार्टनरशिप पढ़े तो क्या था कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स है वो लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसेट्स वगैरह लेकर आते हैं, ठीक है, और फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। फिर वो बिजनेस वगैरह करते हैं, ठीक है। और जब वो फर्म डिसॉल्व हो जाता है, जब वो क्या हो जाता है, फर्म जब डिसॉल्व हो जाता है तो वो क्या करते हैं, सारे लाइबिलिटीज को सेट ऑफ कर देते हैं, जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वगैरह है उसको सेट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। एंड देन जो भी लास्ट में फर्म में बच गया, जो भी एसेट्स फर्म में बच गया, वो क्या करते हैं, पार्टनर्स लोग आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। पार्टनर्स लोग आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ। रमनलाल एसएन कंपनी ने क्या किया, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुआ तो एसेट्स जो है, नेचुरल जो बात है, आपने तो डिसोल्यूशन पढ़ाई है, तो एसेट्स क्या कर दिया, पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। जो भी बच गया, मतलब लास्ट में जब आफ्टर सेटलिंग एवरीथिंग द एसेट्स वेर बीइंग डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट पार्टनर्स, ठीक है। सेल्स टैक्स ऑफिसर बीच में है, उन्होंने बोला गलत है जी, गलत है। तो बोला कि क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत हो गया सर। बोला कि ये तो सेल है, ये तो एक प्रॉपर सेल है, दिस इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आपने अपने जो फर्म है उसने एसेट्स आपको सेल किया है, ठीक है, इट इज अ प्रॉपर सेल एंड इट इज अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या होना, क्या पे करना पड़ेगा, सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। ये मैटर कहां चला गया, कोर्ट में। कहां चला गया, कोर्ट में। आप मुझे बताइए, चलिए आप अपना नॉलेज लगाइए, इस केस में कौन सही है, स्टेट ऑफ गुजरात सही है या रमनलाल एसएन कंपनी सही है, ठीक है। अंडरस्टूड, मुझे बताइएगा, ठीक है। स्टेट ऑफ गुजरात सही है, इसको हम लोग प्यार से जो फर्स्ट पार्टी जो नाम लिखा हुआ है, आपको ईयर वगैरह याद नहीं करना, बाकी जब आप केस स्टडीज पढ़ोगे ना तो वहां पे ईयर वगैरह पे लिखा हुआ रहेगा, आपको ईयर वगैरह याद नहीं करना, नाम कोशिश करना याद करने का, क्योंकि नाम याद करना इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो एक्चुअली। तो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एसएन कंपनी, ठीक है। तो इसमें स्टेट ऑफ गुजरात जो है वो आपका हो गया प्लेंटिफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एज प्लेंटिफ, ठीक है। और रमनलाल एसएन कंपनी क्योंकि डिफेंड कर रहा था ना, उसको मतलब बोलता है डिफेंडेंट, ठीक है। तो एक हो गया प्लेंटिफ, एक हो गया डिफेंडेंट, ठीक है। तो प्लेंटिफ ने कंप्लेन किया है, नाउ रमनलाल एसएन कंपनी हैज टू डिफेंड, राइट। तो आपको क्या लगता है, चलो आपको मौका मैंने दिया कि आपके हिसाब से कौन सही है, रमनलाल एसएन कंपनी सही है। रमनलाल एसएन कंपनी ने बोला कि सर ये तो मेरे ही एसेट्स है जो मैंने फर्म में डाले हैं, ये तो मेरे ही एसेट्स है जो मैंने फर्म में डाले थे, और वही एसेट्स को मैं वापस लेकर जा रहा हूं, ठीक है। ये तो मेरे ही एसेट्स थे जो मैंने फर्म में इन्वेस्ट किए थे, डाले थे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनाए थे हमने, और उन्हीं एसेट्स को हम सब पार्टनर्स लोग आपस में बांट रहे हैं। तो सर ये एक्चुअली में सेल है ही नहीं, ये तो हमारा ही था जो हमको वापस मिल चुका है। ना 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 भाई जी, ये तो सेल है, सेल, ठीक है। आपके एसेट्स सेल हुए हैं, आपको सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप बताइए, आप इस वक्त जज हो, आप मुझे बताइए कि कौन सही और कौन गलत। बताओ भैया, मैं टाइम देता हूं 5 सेकंड, सोचो, मुझे बताओ, और कमेंट में लिखना कौन सही है कौन गलत है, और बताना कि कौन कौन एक्चुअली में सही है। बस आप समझ जाओ, आपका पहला कदम ऑफ बिकमिंग एक्सपर्ट इन लॉ बस आ चुका है। बताइए, 5 सेकंड दे रहे हैं। ओके, आई होप कि बहुत जन लाइव चैट्स में ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे सर आप मुझे बताइए, जो एसेट्स डिसोल्यूशन के टाइम में आए हैं पार्टनर्स के बीच में, क्या वो कोई सेल है क्या? दी आंसर इज व्हाट, नो सर, इट इज नॉट अ सेल, क्योंकि सर मेरे ही एसेट्स मैं खुद ही लेकर जा रहा हूं, तो यहां पे एक्चुअली में दो पार्टीज इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। और क्या एक ही इंसान बोथ बायर एंड सेलर दोनों बन सकता है? दी आंसर इज नो सर। इसीलिए आपने जो कहा ना, बिल्कुल सही कहा। आई एम प्रीटी श्योर कि आपने कहा, आपका जजमेंट भी एब्सोल्युटली सही है। यहाँ पे बिल्कुल सही है कि रमनलाल एसएन कंपनी जो है, जो पार्टनरशिप फर्म था, वो ये केस जीत चुका है। और जजमेंट क्या आया कि सर इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज नॉट अ सेल, ये एक सेल नहीं है, ये सेल नहीं है, इट इज नॉट अ सेल, ठीक है। इट इज नॉट अ सेल, द पार्टनर्स बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ दोज एसेट्स, द पार्टनर्स बीइंग व्हाट, जॉइंट ओनर्स ऑफ दोज एसेट्स, ठीक है। मतलब जो पार्टनर्स थे वो क्या थे, फर्म के जॉइंट ओनर्स थे, राइट, दे वर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द फर्म। तो वो लोग क्या खुद ही बायर भी बन जाएंगे, सेलर भी बन जाएंगे? द आंसर इज व्हाट, नो सर, वो लोग बायर एंड सेलर जो है वो दोनों नहीं हो सकते हैं। दैट इज वाई केस कौन जीता, रमनलाल एस एंड कंपनी। फैबुलस, फैबुलस, ठीक है। क्या शुरुआत हुआ आप लोग का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पहला पॉइंट कर लिए थे कि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना पार्टीज चाहिए, दो पार्टीज। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है सर, देखिए, पार्टीज मस्ट क्रिएट, क्या लिखा हुआ है, पार्टीज मस्ट क्रिएट
an intention to create legal obligations. Must intend to create legal obligations. ठीक है, मैंने आपको थोड़ा देर पहले ना एक हस्बैंड वाइफ का स्टोरी बताया था, याद है आप लोग को, कि हस्बैंड बाहर गया है, ठीक है। वो केस स्टडी एक्चुअली बैल्फर वर्सेस बैल्फर, नीचे आपको नाम दिख रहा होगा ना, ये बैल्फर वर्सेस बैल्फर, तो आपने कहीं ना कहीं वो केस स्टडी ऑलरेडी कर लिया है, तो मुबारक हो। ठीक है, आपसे बताइए कि यार हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ भी अगर आपस में कुछ भी नोक-झोंक हो गया, तो डू यू थिंक इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय द लॉ, आई मीन द कोर्ट? द आंसर इज व्हाट? एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द आंसर इज व्हाट? नो सर, इट शुड नॉट बी एनफोर्सेबल, क्योंकि साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया है कि सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स, जो आपके सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको हम एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं मानते। एकदम क्लियरली लिखा, देखो, सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आई नो 30 seconds of silence, 30 seconds of silence for all the चाहने वाले एंड द चाहनिया वाले, ठीक है, जो भी बोलते हैं उनको। ठीक है, अब उनको लगा था कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आ जाएंगे, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि देखो भैया, आपका आपस का मैटर है, इसमें सीधा बात ही है, जब मियाँ बीवी हो, ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है मुझसे ना हो। ठीक है, सीधी बात है भैया, आपका अपना पर्सनल मैटर्स जो है, सोशल मैटर्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जितने हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बोला, मैंने क्या बोला? सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। क्यों एग्रीमेंट? समझ में आ गया ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, लीगल इंटेंशन ही नहीं होता ना भाई। तो सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स, सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ में आया? तो ये जो सोशल एंड डोमेस्टिक वाला है ना, आपका आपसी प्यार जो है अपने पास ही रखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें केस स्टडी है, क्लासिक केस स्टडी, जो हमने हल्का हल्का डिस्कस कर लिया, इसको आइए आप प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस करते हैं, विच इज बैल्फर वर्सेस बैल्फर। केस स्टडी का नाम क्या है सर? बैल्फर वर्सेस बैल्फर। ठीक है सर, ये दोनों नाम सेम क्यों है सर? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही बैल्फर दिख रहा है। अरे हस्बैंड वाइफ है इसलिए, रे हस्बैंड वाइफ है इसलिए। ठीक है, तो सर ये बैल्फर वर्सेस बैल्फर वाले केस में क्या होता, आप मुझे बताइए। ठीक है, कि भाई हस्बैंड साहब जो है बाहर चले गए काम के हिसाब से, उन्होंने वाइफ से प्रॉमिस कर दिया कि हम डेफिनेटली ना आपको हर मंथ जो है मेंटेनेंस का पैसा देंगे। वाइफ जो है मान गई, भोली भाली थी। हस्बैंड बेचारा क्या हुआ, उसने, बेचारा था या नहीं था वो तो मुझे नहीं पता भाई, मुझे मत बोलो, आप हस्बैंड का साइड ले रहे हो ऐसा मत बोलना, ठीक है ना। तो उसने क्या किया? ही फेल्ड टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट, जो वादा किया वो निभाया नहीं रे। क्या करेगा अब वाइफ? वाइफ बोला कि रुको, मैं तुम्हारे खिलाफ सूट फाइल करती हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ क्या करती हूँ? सूट फाइल करती हूँ। इस केस में आप मुझे बताओ, इस केस में मुझे बताओ, क्या वाइफ जो है कोई भी अमाउंट जो है वो हस्बैंड से रिकवर कर पाएगा क्या एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? द आंसर इज व्हाट? नो। कोर्ट साहब बोलते हैं, सुनिए, कोर्ट बोलेगा, सुनिए सुनिए, हम सोशल एग्रीमेंट्स एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स को कंसिडर नहीं करते हैं, हम सोशल एग्रीमेंट्स और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स को कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट, बिकॉज दे डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट any legal relation, because they do not intend to create any legal relation, hence social and domestic agreements को हम कंसिडर नहीं करते हैं। so absolutely clear यहां तक? yes sir, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हमने 2 पॉइंट्स खत्म कर दिया है। कौन सा सर? कि एटलीस्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए you require at least 2 parties, and number 2 क्या है? parties must intend to create what? legal obligations। understood? सर नेक्स्ट पॉइंट बताओ सर, एक्साइटमेंट हो रहा है एकदम। ओके, नंबर 3, अब सुनो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला आपको, ठीक है, कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो रिटर्न भी हो सकता है। ये मैंने कल भी बताया था आपको, आई होप कि आपको याद है। हाँ, रिवाइज कर रहे हो ना? यस सर, रिवाइज बिल्कुल कर रहे हो सर, सब कुछ याद है सर प्रॉपरली। यस, तो सर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो रिटर्न भी हो सकते हैं, and they can also be oral in nature, they can be written contracts also, they can be oral, यानी दोनों चलता है सर। एग्जांपल, जब एक सेलर और बायर आपस में बात करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बहुत बार चीजें रिटर्न नहीं भी हो सकता है। that does not mean कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, दैट इज द बेस्ट थिंग। इसलिए मैंने जब आपको पहली दिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेस बताया था, उस दिन मैंने क्या बताया था आपको, कि आपको पता भी नहीं होगा कि बहुत जगह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं है कि आप केवल लिख के कॉन्ट्रैक्ट करो, आप ओरली भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। बट कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे ओरल कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला नहीं है भाई, ओरल कॉन्ट्रैक्ट चल भी ना,
ठीक है, मतलब सर एग्जांपल बताइए। जैसे एग्जांपल हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंग वगैरह खरीदने गए, सोचिए हम रास्ते से जा रहे हैं, भेलपूरी खा रहे हैं, ठीक है, बीच में मेरे में फ्रेंड है मेरे, ठीक है, अखिलेश सर, अखिलेश सर मेरे साथ में चल रहे हैं। अखिलेश सर को मैंने बोला कि अखिलेश जी, उन्होंने बोला हाँ सर बताइए, हाँ शशांक जी बताइए, सर क्यों बोले, शशांक जी बोलेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप? अखिलेश जी बोले हाँ हाँ देख रहा हूँ, इसमें मेरा 2-3 फ्लोर में ना फ्लैट्स लिए हुए हैं, मतलब पड़े हुए हैं लेकर, आप लेना चाहोगे? अखिलेश जी बोले कि हाँ ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अच्छा ही फ्लैट लग रहा है, कितना प्राइस होगा? मैंने बोला ले लो यार, 40 लाख में ले लो फ्लैट्स, कोई दिक्कत की बात ही नहीं यार, अपने घर की बात है, ले लो ले लो। तो आप मुझे बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या भाई? ऐसे ओरली क्या मैं कुछ भी बोल दूंगा क्या कि हाँ ये मेरा फ्लैट है, हाँ ये मेरा है, कॉन्ट्रैक्ट ले लो, और कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं लिखा हुआ, रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि यस यस यस, इन a lot of cases oral contract is allowed, but there are certain cases जहां पे आपको उनके अलावा, ठीक है, यू हैव टू हैव सर्टेन फॉर्मेलिटीज जो कि आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। कंप्लाई मतलब उसको पूरा करना पड़ेगा। तो देर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज जो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा इन सर्टेन केसेस, ठीक है। सर जैसे एग्जांपल बताइए। सर जैसे एग्जांपल हो गया आपका इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर इंश्योरेंस का केस में हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस बना रहे हैं, उसमें सर कुछ लिखा ही नहीं है अभी तक, आपने वर्बली बोल दिया कि हाँ ये इंश्योरेंस अब से हो गया। अरे भाई कुछ कुछ चीजों में समझ लो बात को यार, बाद में कोई दिक्कत आ गया तो कागज तो चाहिए ना एज अ प्रूफ। तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस हो गया, वहां पे केवल ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, देयर हैज टू बी सर्टेन केसेस जहां पे प्रॉपर्ली लिखा हुआ रहे, राइटिंग में रहे, और अदर फॉर्मेलिटीज, स्टैंप वैम्प किया हुआ रहना चाहिए, सील वगैरह लगा हुआ रहना चाहिए। वो सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद ही वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंशन हो गया कि नॉर्मली तो सर ओरल एंड रिटन कॉन्ट्रैक्ट चलता है, बट इन सर्टेन केसेस जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, इंश्योरेंस का केस हो गया, वहां पे क्या होगा, खाली ओरली बोल के काम चलने वाला नहीं है भाई, उसमें रिटर्न में होना पड़ेगा आपका, जो भी अदर फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करना जरूरी है, ठीक है। यस सर, सर एकदम क्लियर है बिल्कुल यहां तक? यस सर एब्सोल्युटली क्लियर। 3 पॉइंट करवाया था, 2 पार्टीज, ठीक है, इट शुड बी विद एन इंटेंट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, एंड नंबर 3 क्या है, कुछ कुछ जगह में अदर फॉर्मेलिटीज पूरा करना जरूरी है। देन वी हैव 2 more points टू कंप्लीट। एक है सर सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग। मैंने बोला कि यार मुझे फोन बेचना है यार, बोलता कितना में बेचेगा? अरे ले लो यार, घर की बातें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। या फिर ना मैं एकदम वेग बात कर रहा हूँ, अरे पैसे ले जाओ यार, यार वो कर दो यार, ठीक है। ऐसे मैं ये ऑफिस में बहुत करता हूँ, एंड मैं इसलिए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा नेगेटिव हैबिट है मेरे अंदर ये, कि मैं ना एकदम क्लियरली बताता नहीं हूँ, मैंने एकदम हवा में बात कर देता हूँ कभी कभी, कि दूसरा वाला इंसान समझ ले बस। गलत है, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो मैंने अगर आपको बोल दिया कि अरे यार बहुत सारी गाड़ियां पड़ी हुई है, ले जाओ, इज इट वेरी क्लियर? क्या मैंने प्रॉपरली सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेन होके बताया आपको, या मैं वेग तरीके से बात कर रहा हूं आपसे? द आंसर इज व्हाट? मैं वेग तरीके से बात कर रहा हूं, मैं क्लियरली नहीं बता रहा हूं कि आप ये लाल गाड़ी खरीद सकते हो फॉर 4 लाख रुपीज। इस तरीके से अगर मैंने आपको बताया है तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर मैं हवा में बात कर रहा है तो यार बहुत ज्यादा वैसा है रे, ठीक है, अरे इसको ले जा यार, अपने घर की बात है यार, कि पैसे की चिंता की बात ही नहीं है भाई। इस तरीके से वेग वेग चलने वाला नहीं है बॉस। इस तरीके से वेग या फिर जो सर्टेन नहीं है वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन सकते। द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी व्हाट, सर्टेन, एंड दे हैज टू बी डेफिनेट एंड नॉट वेग। दे हैव टू बी सर्टेन, डेफिनेट एंड वेग। समझ में आया? तो अगर आप कुछ भी सामान बेचने वाले हो, कुछ भी चीजों का डील करने वाले हो, तो मेक श्योर कि वो एकदम सर्टेन हो, प्रॉपरली आपने बता दिया हो, ठीक है, करेक्ट। और मैंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप मुझे सामान दे देना, बदले में मैं आपको चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ऐसे वादे बहुत सारे लोग करते हैं, समझ रहे हैं ना बातों को? तो मैंने ऐसा आपके साथ में वादा कर दिया कि आपके साथ में चांद तारे तोड़ लाऊंगा, या फिर ऐसा कुछ आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया विच इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। ऐसे इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है। मैं बोला उड़ के आपके लिए लेके आऊंगा, अरे पॉसिबल है क्या भाई? मतलब बिना फ्लाइट का, मतलब खुद से, समझ रहे हो ना? तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पॉसिबल है क्या? द आंसर इज व्हाट, नो। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, दैट कैन नेवर बी termed as a valid contract, will never become a valid contract। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो कि एसेंशियल है
फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन से थे सर? टू पार्टीज। सर केस स्टडी का नाम बताइए, गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। नंबर टू क्या है सर? पार्टीज मस्ट क्रिएट व्हाट? लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें केस स्टडी क्या था सर? बैल्फर वर्सेस बैल्फर। क्या बोले सर? बैल्फर वर्सेस बैल्फर। नेक्स्ट क्या है सर? नंबर थ्री, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड। जैसे इंश्योरेंस का दिए थे और इमूवेबल प्रॉपर्टी का। नंबर फोर, अरे यार वो तो वो है रे, कब होगा रे वो वेग नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट शुड नॉट बी वेग, इट शुड बी डेफिनेट एंड सर्टेन। नंबर फाइव, जो भी आप एग्रीमेंट करने जा रहे हो वो पॉसिबल भी होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। समझ में आया? तो ये सारे असेंशियल एलिमेंट्स है, बट ध्यान दीजिएगा सेक्शन नंबर 10 में डायरेक्टली ये पॉइंटर्स नहीं दिए हुए, ये हमने बाकी जगहों से यहां पे ऐड कर दिया है। सेक्शन नंबर 10 में जो दिया हुआ वो ये वाले पॉइंटर्स है। समझ में आया आपको? ठीक है, जो कि हम लोग करने वाले हैं अगले क्लास में। ठीक है, टुडे वी डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमने कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझा एंड आई होप कि आपको आज का क्लास जो है ताबड़तोड़ तरीके से मजा आ गया करके। एंड अगर मजा आया तो बताना जरूर कि आपको मजा आया एकदम, ठीक है ना? सही लगा एकदम क्लास करके? ठीक है, आनंदमय जीवन हो गया आपका। तो अगर भैया आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं और आपको मजा भी आ रहा है और आपको लग रहा है कि यार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये बिजनेस लॉस तो मस्त से समझ जाएगा, तो व्हाई डोंट यू जॉइन द संकल्प कॉम्प्रिहेंसिव बैच? ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको क्लासेस बहुत मजा आएंगे एंड रिस्पॉन्सिबली आप सीए का जर्नी पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितना क्लास करना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको लैंग्वेज को ग्रिप करना भी इंपॉर्टेंट है और आपको लैंग्वेज में हल्का हल्का सही धीरे धीरे बेबी स्टेप के थ्रू कमांड लाना भी जरूरी है। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दिस इज योर शशांक भैया and yes, keep connecting, we have a lot of classes coming up and stay connected every time and I hope you see in the new batch. ठीक है, so radhe radhe everyone, this is your Shashank bhaiya again signing off, take care.